श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, 9.5 साल का कार्यकाल हो गया, गंगा की तरह पवित्र, कोई एक आरोप नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का। गौरव जी, अब तमाम योजनाएं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी आरोप लगा रहा है देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। क्या के आरोपों को लेकर आप सवाल उठाते हैं? 9.5 साल में महंगाई दर अगर आप औसतन देखेंगे तो 4 से 5% तक रही। 19 में जब चुनाव थे तो जेडीयू आपके साथ थी, पंजाब में अकाली दल आपके साथ थे, महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ थी। फिलहाल ये सब लोग INDIA के अंदर ही हैं। आज सारे विपक्षी दल अंदर से चाहते यही हैं कि वो मोदी जी के साथ हो, क्योंकि मोदी जी विश्वसनीयता की गारंटी है, जीत की गारंटी है और विकास की गारंटी है। यूपी को लेकर क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस पे भरोसा जनता को है। इस बार मैं आपको बता दूं, 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं उनकी आने वाली है। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान हर जगह चला रहे हैं, आप मोहब्बत की बात करते हैं। खड़गे जी ने कहा 10 सर वाला रावण नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है। सुरजेवाला जी ने कहा जो बीजेपी के लिए वोट करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसे मैं श्राप देता हूं। मोहब्बत की दुकान। आपका 2024 में मुकाबला किससे है? सीधा मुकाबला कांग्रेस से है या फिर INDIA से? कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। साल 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर एक नया इतिहास बनाया। अब साल 2024 में फिर से आम चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का दावा इस बार फिर से उन्हीं की जीत होगी। हालांकि इस बार चुनावी मुकाबला NDA और इंडिया के बीच में है। बातचीत करेंगे भाजपा की क्या कुछ तैयारी है साल 2024 के आम चुनावों के लिए। हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लगता है? एक तरफ स्पष्टता है जी, दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। NDA का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज भारत के ही नहीं पूरे विश्व के जी, सबसे सम्मानित नेता है। और मैं डंके की चोट पे आपके समक्ष ये बात रखता हूं और बड़ी विनम्रता से रखता हूं, 2024 में भी जनता का आशीर्वाद जी, NDA और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों से ज़्यादा आएंगी, NDA की 400 का आंकड़ा पार होगा, सीटें आएंगी। जी, ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है कि वोटर के मन पे सीधा असर करेंगे? बीजेपी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, केवल पहले उसकी बात कर लें। जी, अनुच्छेद 370, संविधान में अनुच्छेद 370 पहला शब्द टेम्पररी था। ये एक सवाल सबके मन में आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भारत को ऐसा निर्भीक, अटल और भारत का हित चाहने वाला प्रधानमंत्री मिलता जो कि उस टेम्पररी शब्द को सही मायने में चरितार्थ कर देता। नरेंद्र मोदी जी में वो क्षमता थी और गृह मंत्री अमित शाह जी में वो हिम्मत और हौसला था कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय किया। पहला। दूसरा, क्या यह सत्य नहीं है, 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी। कांग्रेस पार्टी बात करती थी 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे, 3 दशक तक लागू नहीं कर पाए थे। आखिरी साल 2014 में अंतरिम बजट में 500 करोड़ का एक प्रावधान किया, लागू नहीं करी, जमीन पे उतारा श्री नरेंद्र मोदी जी। जी, नेशनल वॉर मेमोरियल कांग्रेस का एक विचार था कि होना चाहिए, सपना देखा, उन्होंने पूरा किया मोदी जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर भारतीय के लिए श्रद्धेय हैं, प्रेरणा स्रोत है। क्यों नहीं आज तक उनकी प्रतिमा कर्तव्य पथ पे लग पाई? किसने लगाई? नरेंद्र मोदी जी ने। अर्थव्यवस्था पे आई है GST, 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि आए GST,
लागू नहीं कर पाई। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, लागू हुआ। पीएफआई को बैन करना हो, रीढ़ की हड्डी चाहिए, दम चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए। और एक मैं बात और कह के इस बात को खत्म करूंगा। एक बदलाव जो आया है, 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला हमारे देश पर हुआ। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर, उन्होंने कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, आप हमें खुली छूट दीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। खुली छूट नहीं मिली। यही जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, घुस के सबक सिखाया पाकिस्तान को, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। गौरव जी, अब तमाम योजनाएं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी आरोप लगा रहा है देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के दाम, सब्जियों के दाम, रोजगार के मुद्दे पे वो ये कहते हैं कि आप लोग सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले आपने महंगाई की बात करी, आपने बात करी पेट्रोल के दाम की, आपने बात करी बेरोजगारी की। मैं आपको महंगाई पे पहले बता दूं और बिल्कुल डंके की चोट पे बता रहा हूं। 2004 से 2014 तक महंगाई दर 8% से लेके 13% तक गई है। एवरेज निकालेंगे तो डबल डिजिट में थी। 9.5 साल में महंगाई दर अगर आप औसतन देखेंगे तो 4 से 5% तक रही। इसके साथ नेगेटिव ग्रोथ होती थी 2004 से 2014 तक। नेगेटिव ग्रोथ इसलिए कह रहा हूं कि जो जीडीपी ग्रोथ थी उससे ज़्यादा महंगाई थी। अब पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो महंगाई दर है वो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उससे हमेशा कम रहा। आपने पेट्रोल की बात करी, केंद्र सरकार ने 2 बार जो टैक्स था उसको घटाया, एक्साइज टैक्स को। लेकिन क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे महंगा पेट्रोल, आप बताइए, आप तो बड़े ही प्रखर पत्रकार हैं, सबसे महंगा पेट्रोल भारत में कहाँ पे है? राजस्थान। वहाँ पे वैट कम क्यों नहीं करते? ये सवाल आप नहीं पूछेंगे क्या मुकेश जी? हिमाचल में वादा किया था कि महंगाई कम होगी, 2 बार 3 रुपए पहली बार 10 दिन के अंदर जब सरकार बनी, और पुनः 3 रुपए बाद में 6 रुपए बढ़ा दिया। महंगाई कम कर दी क्या? आपने बात करी बेरोजगारी की। बड़े प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है आप बताइए? उत्तर प्रदेश में 4%, उत्तराखंड में 2.5%, गुजरात में 2.5-3%, लेकिन राजस्थान में 26% के ऊपर। मैं वो प्रवक्ता हूँ जो आपको ये आंकड़े भी दे सकता हूँ। मुद्रा योजना, एक ऐसी योजना जिसमें 40 करोड़ भारतीयों को लोन दिया गया, स्वरोजगार के अवसर पैदा किए गए। और आप अभी देख रहे हैं कि जो मोदी जी ने सपना देखा है कि हम सरकारी नौकरी भी देंगे, उसमें करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख नियुक्ति पत्र दिए गए। आपने ये भी देखा कि 2022 का जो ईपीएफओ डेटा है उसमें 1.39 करोड़ नई नौकरियों का वो डेटा आया है, 1 साल में लगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खड़गे जी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ये बता पाएंगे कि तुलनात्मक तौर पे कितनी नौकरियां उन्होंने दी थी? उनके समय पे मुद्रा योजना जैसी कौन सी ऐसी योजना थी जिससे कि अगर एक युवा, एक महिला, पिछड़े समाज का व्यक्ति, क्योंकि लाभार्थी 60% वही है, उनको लोन मिल जाता? नहीं बता पाएंगे। और आपने उसके साथ एक बात और कही, आपने पूछा कि भाई हमारी सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है। मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी गारंटी है। श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, 9.5 साल का कार्यकाल हो गया, गंगा की तरह पवित्र है। कोई एक आरोप नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का। और याद करिए, कांग्रेस के समय में 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला, जहां देखो अखबार खोलो, आपका पंजाब केसरी खोले तो भी घोटाला ही मिलता था।
लेकिन सर वो कैग के आरोपों को लेकर आप पे सवाल उठाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा, मैं अगर कैग की आप बात कर रहे हैं तो 2G और कोलगेट में कैग रिपोर्ट आई थी, और उस वक्त कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस में थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा था ज़ीरो लॉस थ्योरी। पी चिदम्बरम ने कहा था मदर अर्थ से कुछ निकाला ही नहीं गया तो घोटाला कैसे होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सर्वोच्च न्यायालय में 2G के भी सारे लाइसेंस रद्द हुए, जो जजमेंट आज भी है, और कोलगेट के भी रद्द हुए। और अगर आप इस CAG रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उस CAG रिपोर्ट को अगर आप आज बिंदु बना के सवाल उठाते हैं तो आपको ये मानना होगा कि पहले की जो CAG रिपोर्ट आपके घोटाले को उजागर करती है वो भी उतनी ही मान्य है। और मैं ये भी बता दूं कि जो CAG ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जी। वो सारी ऑब्जर्वेशन से हम इत्तेफाक नहीं रखते, उसमें तरीके हैं अपनी बात रखने के, वो रखी जाएंगी। वो क्लैरिफिकेशन और आप लोग उसके देंगे। बिल्कुल, और उसके अलावा एक और बात है, वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता है। जो बात कही जा रही है कि कॉस्ट बढ़ गई, तो एक विस्तार का जो बाइलेंस बढ़ी उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी, और किस नेचर का वो बनेगा इसकी वजह से भी बढ़ी। गौरव जी, 2019 में जब चुनाव थे तो कई आपके जूनियर आपके साथ थे, आपके सहयोगी, खासतौर पे बिहार के अंदर JDU आपके साथ थी, पंजाब में अकाली दल आपके साथ थे, महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ थी। फिलहाल ये सब लोग INDIA के अंदर ही हैं, तो लगता है कि कुछ नुकसान इससे इस बार आपको होने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 303 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 400 NDA की आएंगी। और मुझे ये भी यकीन है कि आपने देखा किस तरह से अजीत पवार जी जब घमंडिया का गठन हुआ उसके बाद जो है वो हमारे साथ आ गए। आज सारे विपक्षी दल अंदर से चाहते यही हैं कि वो मोदी जी के साथ हो, क्योंकि मोदी जी विश्वसनीयता की गारंटी है, जीत की गारंटी है और विकास की गारंटी है। और ये जो घमंडिया हैं ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। अभी 7 महीने बचे हुए हैं, थोड़ा इंतज़ार करिए। अभी ट्रेलर मिला है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यूपी को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी 62 सीटें हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, उससे लगता है कि कांग्रेस अगर सपा मिलकर चुनाव लड़ती है या सीटों का गठबंधन के उत्तर प्रदेश में होता है, इसका नुकसान होगा बीजेपी को? आप 2017 याद करिए, 2/3 बहुमत से ज़्यादा जी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को दिया था। उसके बाद 2019 आया, फिर से एक महागठबंधन बना। इस बार जो मायावती जी कहती थी कि गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि मायावती से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, वो हमें रोकने के लिए एक साथ आ गई थी। और तमाम जो चुनावी पंडित हैं वो निकल के आए, उन्होंने कहा देखिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत लहर है, अंडर करंट बहुत ज़्यादा है, और 40 सीटें उनकी आएंगी। लेकिन इस बार फिर से कमल खिला, और जिनका अंडर करंट बताया जा रहा था उनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया था। 10 सीटें आई थी बसपा की, 5 सीटें आई समाजवादी पार्टी की, 1 आई कांग्रेस पार्टी की। अमेठी हार गए वो वाले, आप समझ गए, नेता जो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। लेकिन हमारी सीटें आई 64। क्यों आई? क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस पे भरोसा जनता को है, और ये अडिग है, अटल है, इसको कोई तोड़ नहीं पाया। और इस बार मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने भी कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है, अभी 2 दिन पहले कहा, 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं उनकी आने वाली है। गौरव जी, एक सवाल ये है कि आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग ED का दुरुपयोग करते हैं, CBI का दुरुपयोग करते हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए जो भी हथकंडे हो सकते हैं वो आप लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे याद आता है, गलत हूँ तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था कि CBI पिंजरे का तोता बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। मुझे याद आ रहा है, कई बार होता है, गलत भी हो जाता है आदमी, लेकिन ठीक कह रहा हूँ मेरे ख्याल से, है ना। और इधर 9.5 साल में एक टिप्पणी बता दीजिए सर्वोच्च न्यायालय की
जब उन्होंने कहा हो कि सीबीआई ईडी पिंजरे का तोता है और सरकार हस्तक्षेप कर रही है। एक और चुनौती के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक आदेश दिखा दें जिसमें कि पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वॉश हुई हो, ये कह के कि राजनीतिक द्वेष की वजह से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हुआ है। तो बस यही कहूँगा, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और इनको पकड़ने के लिए ही जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। जी, एक सवाल ये है कि आपकी कई राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर भी इस तरह की खबरें आती है, महिलाओं के शोषण, रेप। मणिपुर की अगर बात करें, हरियाणा चलते हैं तो यहाँ पे गोरक्षा के नाम पर जो कुछ देखने को मिलता है, या इस तरह की देखिए, घटनाएं। क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूँ और मैं अध्ययन करता रहता हूँ संविधान का, पहले एक बात हमें समझनी होगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है। 7 शेड्यूल लिस्ट 2 देखिए, जिम्मेदारी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसकी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। और मैं इतना ही कहूँगा, उत्तर प्रदेश में आंकड़े ये कहते हैं, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है, कि सपा की सरकार की तुलना में 40% जो है वो कमी आई है जब संगीन अपराध की बात करते हैं। जी। ठीक है, आप कहेंगे मैं आंकड़े भी दे दूंगा। दूसरी बात यह है, अगर आप मणिपुर की बात करें, जी। हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी, और मैं किसी और प्रदेश की बात 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, हर भारतीय नागरिक उससे शर्मसार हुआ। और यह भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, जो संभव हो सकता था कि वहां हिंसा रुके, वो प्रयास किए गए। स्थितियां अब बेहतर हैं। क्या देरी और, हुई? और मैं जो बात कह रहा हूं, अगर आप सुन लें, आज हमारी प्राथमिकता ये है कि जो वो दरिंदे हैं जिन्होंने हमारी बहनों के साथ वो कुकर्म किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालें और जो सबसे सख्त सजा हो वो उनको मिले। देरी हुई क्या मणिपुर में, आपको लगता है ऐसा कुछ? मैं ये मानता हूं कि ये वो सरकार है जिसने त्वरित कार्रवाई करी। जो व्यक्ति वहां जमीन पे था वो आपको बताएगा कि स्थिति कितनी गंभीर थी। और जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दो समुदायों के बीच में, तो बहुत आसान ये नहीं होता है कि तुरंत जो है आप उस पर कंट्रोल पा लें, लेकिन बहुत से कड़े निर्णय उठाए गए। गृह मंत्री स्वयं वहाँ पे 3 दिन के लिए थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम वहाँ पे करीब 3 सप्ताह से ज़्यादा रहे, और उसके अलावा जो संभव था वो किया गया। बल्कि जब संसद के पटल पर भी चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री जी भी बोले, संसद का सत्र जब शुरू हो रहा था प्रधानमंत्री जी बोले थे। लेकिन दुर्भाग्य है, जो घमंडिया चाहता था कि इस पे चर्चा हो, जब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया तो उसने वॉकआउट कर दिया। वो वहां पे उस जवाब को सुनने के लिए भी उपस्थित नहीं रहा। गौरव जी, 2 सवाल है राहुल गांधी जी को लेकर। पहला तो वो लगातार कह रहे हैं कि जो चाइना है हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, चीनी सैनिक अंदर आए हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, जिस तरह से राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान हर जगह चला रहे हैं, कभी वो आज़ादपुर सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, कभी ट्रक में नज़र आते हैं, कभी करोलबाग मार्केट में नज़र आते हैं, कैसा रूप आप राहुल गांधी का देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो चीन पे बात कर लेते हैं। एक नागरिक होने के नाते आपकी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, आप उपस्थित हैं। ये मेरा अधिकार है कि मैं जानूं कि जो एमओयू पार्टी टू पार्टी कांग्रेस ने चीनी पार्टी के साथ किया, सीसीपी के साथ, उसमें लिखा क्या है। क्या उसमें ये लिखा है कि जब हमारी सेना चीनी सेना को खदेड़ देगी तो आप हमारी सेना का मनोबल तोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक ये मानता है कि हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है और कभी पिट नहीं सकती। राहुल गांधी ने कहा सरेंडर मोदी। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी है, गद्दारी। और
इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन पे राहुल गांधी को पहले ये बात याद रखनी चाहिए, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की भूमि है वो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब चीन के कब्जे में आई। और नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य है, गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य है और आर्मी का वक्तव्य है, 9.5 साल में 1 इंच भूमि भारत की कोई कब्जा नहीं पाया और कोई माइका लाल नहीं है जो कब्जा पाए। जी, मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी चला रहे हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान पे बस मैं इतना ही कहूँगा कि 1984 में दंगे हुए, सिख दंगे, 3,000 से ज़्यादा हमारे सिख भाई बहन प्रताड़ित किए गए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। आज तक गांधी परिवार ने माफ़ी नहीं मांगी उस बात के लिए। कुछ साल पहले की बात है, सिख दंगों पे सैम पित्रोदा से पूछ लिया था, बहुत घनिष्ठ हैं राहुल गांधी के, उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, क्या करें। कौन वो व्यक्ति है जिसने 3 दशक बाद उन सिख परिवारों को, पंजाबी परिवारों को इंसाफ दिलाया। सज्जन कुमार जेल गए, श्री नरेंद्र मोदी जी। मोहब्बत की दुकान की आप बात करते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोहब्बत है। आप मोहब्बत की बात करते हैं, खड़गे जी ने कहा 10 सर वाला रावण नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है। सुरजेवाला जी ने कहा जो बीजेपी के लिए वोट करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसे मैं श्राप देता हूं। मोहब्बत की दुकान है। और मैं अंत करूंगा ये कह के, मोहब्बत तब होती है जब आप अपने वतन से मोहब्बत करें। मोहब्बत वो होती है जब आप प्रधानमंत्री जी का जो पद है उसका सम्मान करें। और मोहब्बत ये होती है कि आप हो सकता है सत्ता में ना हो, लेकिन आप अपने देश के विरोध में कभी ना खड़े हों। एक आखिरी सवाल, आपका 2024 में मुकाबला किससे है? सीधा मुकाबला कांग्रेस से है या फिर INDIA से है? कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गौरव भाटिया जी। बेबाक जो सवाल थे उनका जवाब दिया और बताया कि 2024 में आखिरकार देश की जनता फिर से बीजेपी को क्यों चुनेगी।